Hello, good evening, everybody. So, we are doing Dum series Decoding UPSC Mindset. In the last classes, we discussed the 2023 का पेपर. अब इसको हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे और आई होप आपको जो पैटर्न है यूपीएससी का वो डिकोड हो रहा होगा स्लोली एंड स्लोली. आफ्टर दिस पेपर थिंग्स विल बिकम मच मोर क्लियर टू यू और आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भाई जो दम सीरीज है ये माइंडसेट यूपीएससी का अगर समझ में आ गया तो लिमिटेड नॉलेज के साथ भी यू कैन क्लियर प्रीलिम्स कट ऑफ. और इस कट ऑफ को जब क्लियर करेंगे और आपका पेपर दे के आएंगे प्रीलिम्स का, आपके अगर 15-20 नंबर ज्यादा आ रहे होंगे, एटलीस्ट 15 मार्क्स, तो फिर आप मेंस की तैयारी में अच्छे से लग जाएंगे. यही मोटिव है कि प्रीलिम्स देने के बाद कोई भी डाउट स्टूडेंट के मन में ना हो. और ये माइंडसेट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का तरीका है एक, और वही हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं. और जब हम ये डिकोड कर रहे हैं तो माइंडसेट को डिकोड कर रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जामिनर किस चीजों को ध्यान में रख के स्टेटमेंट सेट करता है. और फिर आपको स्टेटमेंट्स देख के पता लग जाएगा कि उसने इसमें कैसे खेला है, कैसे झूठ बोला है, जो लग रहा है सच है. हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, जैसे कि एक हमने पढ़ा था पहले एक आइडिया दैट इज कॉल्ड एज लॉजिस्टिक लिमिटेशन, दैट इज एलएल ऑफ यूपीएससी. उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं. और एक होता है स्टेटमेंट्स का सिंक्रोनाइजेशन, एसएस. ये भी माइंडसेट है यूपीएससी का कि स्टेटमेंट्स पढ़ के देखें जो लिखी हुई हैं क्या वो अपने आप में सिंक में है कि नहीं है. कई बार तो वही क्या होती हैं आपस में सिंक में नहीं होती हैं, उससे भी आंसर आ जाता है. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं देखने के कैसे वो सम यूज करता है, तो सम में वही लॉजिस्टिक लिमिटेशन का आइडिया आता है. तो ये तरीके होते हैं. कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, इनमें बहुत ही कम तरीके होते हैं एग्जामिनर के पास ऑप्शंस को गलत सेट करने के लिए. अगर आपने वो पकड़ लिए तो फिर आपका नॉलेज के बेसिस पे प्लस उसके साथ साथ माइंडसेट के बेसिस पे आपका लिमिटेड नॉलेज का एप्लीकेशन और बढ़ जाता है. कल हमने देखा था लास्ट क्लास में कैसे आप कोई भी स्टेटमेंट पकड़ेंगे, अपनी कोई और इंफॉर्मेशन निकालेंगे, उसे एक्स्ट्रापोलेट करके देखेंगे वो स्टेटमेंट सही है या नहीं. दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि extrapolating the limited knowledge, that is ELK, extrapolating your limited knowledge to check whether the statement is right or wrong. वहां से भी पता लग जाता है आपको. स्टेटमेंट के फेस वैल्यू पे या क्वेश्चन के फेस वैल्यू पे डिसाइड नहीं करना कि मेरे को टॉपिक आता है कि नहीं आता. टॉपिक आना अलग चीज है, स्टेटमेंट सही है या नहीं इसको पता करना अलग चीज है. दैट्स व्हाई लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे भी क्वेश्चंस हो जाते हैं. आया यहां तक समझ में? अब हम देखते हैं अपना 46 नंबर क्वेश्चन क्या है. With reference to ancient Indian history, consider the following statements. ये बुक्स लिखी हैं और ये उनके ऑथर हैं. अब मैंने आपको पहले बताया था कि कई क्वेश्चंस जो होते हैं वो डॉट बॉल्स होती हैं. अब वो पता करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये डॉट बॉल है या कि नहीं है. अब इसमें देखें, अब यहां से हमने कल देखा था ना यूपीएससी का माइंडसेट डिकोड करना है. तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, अगर भाई आपने मिलिंद पन्ना या देवी चंद्रगुप्ता, ये दोनों वर्क्स आप बड़े कॉमनली पढ़ते हैं. ऐसे बहुत सारी किताबें हिस्ट्री में, पर यूपीएससी का एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट आपको ये तो पता हो जो बड़ी यूजफुल है. किसमें? देवी चंद्रगुप्ता और मिलिंद पन्ना, हिस्ट्री को जानने में. और ये कॉमन बुक्स हैं, ये हर बच्चा पढ़ता है. और आपको पता है कि देवी चंद्रगुप्तन वॉज रिटन बाय विशाख दत्त, नॉट बिल्हन. और बिल्हन को आपको पता है कि इस इंसान ने जो लिखा था. अब आप जब करेंगे इस टॉपिक को तैयार तो देखेंगे कि ये तो मुझे पता लग गया इसका कौन है, पर ये भी देखूंगा कि बिल्हन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑथर है, इसका भी कोई ना कोई वर्क होगा और वर्क को आप नोट कर लेंगे. क्योंकि आने वाले पेपर्स में देवी चंद्रगुप्ता भी इंपॉर्टेंट है और बिल्हन भी इंपॉर्टेंट है. तो आपने जो भी पेपर में कीवर्ड लिखे हुए हैं उन पे बैठ के विकिपीडिया कर लो या अपने बुक में जाके देख लें. उसके उस वर्ड पे आपके पास 5-4 चीजें पता हो आपको. कल को आए कि बिल्हन की ये किताब है, वो गलत नहीं होना चाहिए. कोई और आ जाए ऑथर, वो गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कट ऑफ डिसाइड भी नहीं होती है. वो डिसाइड होगी कि आपको बिल्हन के बारे में पता है कि नहीं है आने वाले पेपर में. और वैसे ही मिलिंद पन्ना आपको पता है, एक है नागार्जुन और ऐसी एक और है नागसेन. तो इसके ऑथर कौन है? नागसेन, ना कि नागार्जुन. यूपीएससी मानता है नागसेन और नागार्जुन दोनों अलग अलग हैं. इस पे डिबेट भी हुई थी, तो इसका आंसर क्या है? नागसेन. तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. ये आपको पता था, कहां से? अपने स्टैटिक की नॉलेज से पता था. उसके बेसिस पे हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड, आपको पता है या तो 2 मैच करेंगे, 4 तो नहीं है ना 3 है, या 1 करेगा. पर इन दोनों में से एक तो सही है या दोनों भी सही हो सकते हैं. अब ये आपके रिस्क पे था, ए बी तक आप पहुंच गए 50-50 तक. इसका आंसर क्या है? दोनों सही है. और आप देखेंगे यहां से आपको एक चीज पता लग रही है यूपीएससी की कि भाई
जो हमारा ये है नीति वाक्य मित्र मृत, नीति वाक्य मृत। अब ये इसके कौन है उधर, सोमवेद सूरी, और जो हमीरा महाकाव्य है उसके हैं नवचंद्र सूरी। मतलब ये सूरी जो हैं दो ऑथर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों सही हैं। और देखेंगे यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बड़े टफ नाम है जो नहीं सुने हैं वो तो क्या हैं, सही किए हैं, और जो कॉमन है वो गलत किए हैं। पर उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आपको ये पता हो दोनों जो ये वाले हैं, देवी चंद्र गुप्ता और मिलिंद पन्नू, ये तो वो क्या है, सही किया है उसने। तो वो जो आसान चीजें होती हैं उस पे ज्यादा गेम खेलता है। उसकी एक्सपेक्टेशन है एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये तो पता हो, बाकी टफ वाले तो उसने सही कर दिए हैं। तो आपका अजम्पशन या ए था या बी था, पर अगर आप इस अजम्पशन पे लगाते ये नाम कभी सुने नहीं हैं तो इसके चांसेस क्या सही होने के ज्यादा हैं। तो उस सेंस में आंसर क्या रहेगा इसका, बी विल बी द आंसर। उस सेंस में आया समझ में ये? तो इसका आंसर बी है। हाँ, ए और बी में आप पहुंच गए 50-50। अगर यहां तक पहुंच रहे हैं तो आपकी तैयारी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद भाई आप दिमाग लगा सकते हैं, क्या पता दोनों क्या हैं, इनमें से एक गलत सेट किया हो। पर चार हैं, चारों में तीन गलत करने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। दो गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप ओनली 2 लगाएंगे। हमने पहले भी बताया था प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्या बनता है, हमेशा ओनली 2। मैथ्स बोलता है ओनली 2। और वैसे भी देखेंगे 4 स्टेटमेंट है तो 2 गलत कर सकता है, वो नाम इंटरचेंज कर सकता है या गलत दे सकता है। पर चारों गलत करे या 3 गलत करे उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं एज कंपेयर टू 2 के। आया समझ में? दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है सोज आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो द रॉक्स। कौन बात करता है कि सोल कहां पे है, रॉक्स में भी है, हर ऑब्जेक्ट में है। ये आपको पता है कौन बात करता है, सिंपल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। ये आपको उनके आइडिया से मिलता है, तभी वो अपने मुंह के आगे क्या लगाते हैं, जो वो व्हाइट कपड़ा लगाते हैं, उसका पर्पज यही होता है कि यहां वो कुछ चीजें खाते नहीं है, तो वहां पर मानते हैं हर चीज में सोल है। तो उस सेंस में ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल लाइफ में, रॉक्स में भी क्या है वो है। ये आइडिया बुद्धिज्म का नहीं है, ये इनका तो है ही नहीं है, आपको ये पता लग गया था। ये आइडिया किसका है, बुद्धिज्म और जैनिज्म में किसी का होगा। और उसमें भी एक्सट्रीम कौन है, जैनिज्म इज एक्सट्रीम फॉर्म। तभी जैनिज्म ज्यादा लोगों इसको फॉलो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम नेचर ऑफ दैट रिलीजन। यहां से आपने निकाल दिया। 47 का आंसर है बी। अब है 48। अब भाई हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस अ तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। अब विजयनगर एम्पायर वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स में। अब इसको आपने पढ़ा होना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर बहुत बार पूछा गया है, उसके कृष्णदेवराया पूछे गए हैं। तो आपको एटलीस्ट विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पता होनी चाहिए। पर ये है नॉलेज बेस, इसमें आप निकाल पाएंगे तभी अगर आपको पता है। पर आपको ये पता लगे थीम क्या इंपॉर्टेंट है। एक थीम इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है विजयनगर एम्पायर। ये हमने देखा भी था, अगर विजयनगर एम्पायर आंसर में होता है तो वही आंसर होता है, उसमें भी कृष्णदेवराया। इसका आंसर है वो है देवराया 1। बट आपको ये नॉलेज बेस्ड है, नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। पर आपको एक चीज पता लगी, लर्निंग क्या इस क्वेश्चन से, ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, विजयनगर एम्पायर वाली थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कई क्वेश्चन में आप स्किप कर रहे हैं पर आप तैयार हो रहे हैं आने वाले पेपर के लिए, कि आपको पता लगा विजयनगर एम्पायर पे मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, मौर्यन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सभी जो एम्पायर हम डायनेस्टीज पढ़ते हैं उसको इक्वल वेटेज दूंगा, जो पेपर में पूछी गई है उसकी वेटेज क्या आने की ज्यादा है। तभी तो बार बार विजयनगर आ रहा है पेपर में, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और अगला है 49। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडीवल गुजरात सरेंडर्ड ड्यू टू पोर्तुगीज। ड्यू टू पोर्तुगीज। अब ये भी क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब भी बाहर से लोग आए थे, पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, और उनका जो स्टार्टिंग वाला फेज है हमारी इंडियन हिस्ट्री का, जिसको हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेते हैं, उस हिस्ट्री का स्टार्टिंग वाला फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछा इसी पेपर में, 2024 में पूछा था इसी पे कि भाई किसने दिया था ये। तो उस सेंस में इसका आंसर आप इसको स्किप करेंगे अगर नॉलेज नहीं है आपको, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। नॉलेज के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, तो इसका आंसर नॉलेज के बेस पे निकाल पाएंगे, वैसे नहीं निकाल पाएंगे, जो स्किप कर दें। तभी कह रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ने के बाद आउटकम कम है, पॉलिटी में ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन थीम का इंपॉर्टेंट है। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टिंग वाला फेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वहां से आजकल क्वेश्चन पूछ रही है, जो नेशनल मूवमेंट है वहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, क्योंकि पूछ पूछ के सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं और ये बड़े फैक्चुअल है अगर आपने रट्टा लगाया हो। इसके लिए बेस्ट बुक क्या रहती है, एक बुक आती है ल्यूसेंट की। अब जाके देखेंगे ल्यूसेंट की बुक में डायरेक्टली आंसर लिखा होगा। तो ल्यूसेंट की बुक में फैक्ट्स लिखे हुए हैं बहुत ज्यादा। कौन से वाले, यही जो हिस्ट्री के स्टार्टिंग फेज है, जो आप इग्नोर कर देते हैं स्पेक्ट्रम में। तो ट्राई टू डू दैट।
जो बुक है ल्यूसेंट की फॉर हिस्ट्री, वहां से फैक्चुअल चीजें हैं, वहीं से आर्ट एंड कल्चर देखें, वहीं से डायनेस्टीज देखें, अगर आपने वो अच्छे से नहीं की है, या फिर अगर पढ़ भी ली हैं तो आपके जो रिवीजन है, जो कंसोलिडेशन है, वो ल्यूसेंट की बुक से कर लें। इट इज अ वेरी गुड सोर्स। ये एसएससी वाले पढ़ते हैं, पर यूपीएससी के हिस्ट्री में इसकी बड़ी वेटेज बढ़ रही है, जाके चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा टॉपिक्स डायरेक्टली पूछे हुए हैं इस बुक से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो मतलब आपको तैयारी सही नहीं है आपकी। पहले पढ़ते होते हैं कब बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर इज डी। बड़ा सिंपल है, ये तो फ्री के 2 मार्क्स हैं, जो भी पढ़ता है उसको ये तो पता होता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसके बाद, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखें इसको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना। अब आपको भाई आपके पास नॉलेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पर साथ में नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है आपको, बिल्कुल है, पर कई बार उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। दम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दिस माइंडसेट यूपीएससी का इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। चाहे आपको नॉलेज उसमें है ही नहीं है, इवन इफ लिमिटेड नॉलेज इज देयर, इफ द माइंडसेट इज लॉजिकल, उसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे। अब मैं करके दिखाता हूं कैसे ये क्वेश्चन सिर्फ दम सीरीज के बेसिस पे किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। इट इज अ सेफ मदरहुड, यहां पे वर्ड क्या है, जननी मतलब ऑफ कोर्स मदरहुड, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन। अब ये सेफ मदरहुड इंटरवेंशन है बाय स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स। भाई हेल्थ किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का। ये तो लिखा ही है स्कीम में और यहां पे लिखा है स्टेट, तो क्या होगा, ये सही होगा। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। भाई अगर जननी सुरक्षा योजना की बात हो रही है तो सुरक्षा कहां पे, अगर ये स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत पता हो कि जननी सुरक्षा योजना जब बात होती है तो मैटरनल हेल्थ की बात होगी ना, वुमेन की, तो ऑफ कोर्स ये मैटरनल तो बात कर ही रहा होगा, और जब मैटरनल की हेल्थ अच्छी होगी तो जो नवजात शिशु है न्यूनेटल, उसकी भी हेल्थ की अच्छी बात की कर रहे होंगे। ये थोड़ा बात करेंगे कि ओनली रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी बट न्यूनेटल पे कोई फोकस नहीं है, क्योंकि आपस में लिंक्ड है ना मैटरनल एंड न्यूनेटल, तो लॉजिकली दोनों क्या होंगे उसमें होंगे, और हमेशा किसके लिए होती है स्कीम्स, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। इसमें ये लिखा ओनली फॉर पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, इट इज फॉर पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ऑफ कोर्स पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ही होंगी, लॉजिक तो यही बोलता है। यहां लिखा होता ओनली, फिर आप सोचते जेनरिक स्टेटमेंट है, और स्कीम्स आती किसके हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट। अब देखिए, अब ये 4 स्टेटमेंट दिए आपको, ये तो पता लग गया चारों में 4 सही होने के चांसेस क्या हैं, कम है। अब अगर इसमें कोई ना कोई फैक्ट है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, दोबारा आ गया पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, और कैसे कम करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। हम वो नहीं करेंगे जो, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं कि जब अब हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती है, घर पे होती हैं, तो उससे के कारण हेल्थ जो होता है, हाइजीन होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, निगलेक्ट कर दी जाती हैं, तभी उनका क्या होता है, मैटरनल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, और उससे नियोनेटल हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, उससे डेथ भी होती हैं। तो ऑफ कोर्स लॉजिकल है ये स्टेटमेंट भी। यहां फैक्ट्स नहीं आया, ये लॉजिकल है, ये भी लॉजिकल है, यहां भी लॉजिकल है, फैक्ट्स बस यहां पे आए हेल्थ डिपार्टमेंट, यहां पे फैक्ट आया है। अगर चौथी में फैक्ट हुआ तो उसके गलत होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। भाई नियोनेटल या नियोनेटल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं होता 1 ईयर ऑफ एज, नियोनेटल मतलब कुछ ही वीक्स तक, और अगर यहां बात कर रहे हैं 1 ईयर, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कि भाई नियोनेटल की बात हो रही है, फोकस किस पे है, मैटरनल हेल्थ पे, और मैटरनल हेल्थ का इंपैक्ट पड़ता है नियोनेटल हेल्थ पे। उसके बाद जो 1 ईयर है उसमें तो बहुत सारे फैक्टर होंगे, उसके लिए स्कीम थोड़ी है, स्कीम क्या है, जननी सुरक्षा योजना, ना कि चाइल्ड की सुरक्षा। तो जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ये इलॉजिकल है, और फैक्ट क्या था, अप टू 1 ईयर ऑफ एज, यहां से निकाला। 4 स्टेटमेंट है, चारों के सही होने के चांसेस कम है, 3 ऊपर वाली लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है और फैक्ट भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। तो नॉलेज आपने नहीं भी है, आपको ब्रॉड आइडिया है, भैया पढ़ते रहते हैं ना चीजें, तो कहीं से यहां से इंफॉर्मेशन ली, कहीं यहां से ली, अगर वैसी लिमिटेड नॉलेज भी है देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज द आइडिया कि दम डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट, और आप ये अप्लाई करके देख रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 52 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ interventions being undertaken under the एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी।
अब मुझे एक चीज बताएं, जब एनीमिया की बात होती है, तो एनीमिया की बात हो रही है, आपको थोड़ा बहुत भी एनीमिया के बारे में आइडिया है अगर, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे भी नॉलेज कम है, दम सीरीज का एलिमेंट ज्यादा होगा आंसर निकालने में। देखते हैं कैसे। और आपको अगर लग रहा है भाई कि मैं ऐसे सोच नहीं पा रहा हूं, तो मेंशन योर आइडियाज लॉजिक्स सो दैट वी कैन गो इनटू अ डिबेट। मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, ताकि आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाए जो मेरा है, डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट, जो पेपर से मैं निकाल रहा हूं। ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फ्रॉम बोथ द वेज। इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplements for preschool children, adolescents and pregnant women। अब एनीमिया की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट वुमेन में भी होती है, चिल्ड्रन में भी होती है, एडोलसेंट में भी होती है। और क्या बात कर रहे हैं, ये किसका एलिमेंट है यहाँ पे, फैक्ट क्या है, कैल्शियम। अब आपने ये फैक्ट को अंडरलाइन कर लिया कि भाई मेरे को पता लग गया ये तो स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो आपने पेपर में इसको काट दिया कि भाई इसमें तो खेला है ही नहीं है, ये तो बड़ी जेनरिक है, क्योंकि सब कुछ इंक्लूड कर लिया। और अगर एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, भारत मुक्त बनाना है, तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। अब बात है कैल्शियम की। मुझे बताएं एनीमिया होता किसकी डेफिशिएंसी के कारण है? कैल्शियम के कारण। तो भाई आपको पता ना, बोन्स होती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स पे इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है ना, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। पर कैल्शियम नहीं है, यहाँ पे आयरन आना चाहिए। मतलब इस फैक्ट पे यूपीएससी ने खेला है, तो आपको समझ में आ गया कि यूपीएससी पूरी स्टेटमेंट में फैक्ट को इंटरचेंज कर रही है, वो आयरन को चेंज कर दिया कैल्शियम से। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो हमारी ये वाली है, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। नहीं पता है आपको इस स्ट्रेटेजी में क्या है, कैंपेन चलती है कि क्या करो आप, जो कोड क्लैंपिंग होती है, जो काटी जाती है अम्बिकल कोड, वो डिले की जाए एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट प्रोवाइड्स फॉर अ पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। डीवॉर्मिंग की बात हो रही है, यहां डिले कॉर्ड क्लैंपिंग की बात हो रही है। देखते हैं। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक एरियाज, जहां पे यहां फोकस है, जहां पे हीमोग्लोबिनोपैथीज, फ्लोरोलिसिस, मलेरिया। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर आपको एनीमिया मुक्त भारत करना है, तो आपको उन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। और जनरलेबल कौन से एरियाज हैं, जहां पे ये एंडेमिक पोकट्स हैं, विद स्पेशल फोकस ऑन दीज। हम यहां पे फोकस क्यों नहीं करेंगे, जहां पे मलेरिया ज्यादा है, वहां पे वैसे ही उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट बढ़ रहा है, तो वहां पे एनीमिया के चांसेस क्या होंगे, होने के ज्यादा होंगे। तो वहां पे फोकस करने में दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट आएगा ऐड, वो सही होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि गवर्नमेंट स्कीम में कभी भी एग्जामिनर स्कीम को नेगेटिव सेंस में नहीं दिखाएगा। ये थोड़ा दिखा रहा है कि है क्या, स्कीम में क्या लिखा हुआ था कि भाई ये वहां फोकस नहीं करता जहां पे ये है। कभी स्कीम ऐसी होती है, स्कीम में हमेशा पॉजिटिव चीजें लिखी होती हैं, ना कि नेगेटिव चीजें लिखी होती हैं। स्कीम ये करेगी, ये करेगी, ये थोड़ा लिखा होता है ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। तो यहां पे लिख रहा है कि ऐसा करेगी, इसके चांसेस क्या सही होने के ज्यादा हैं। अगर ये मान लो क्या लिखा होता स्कीम में कि ऐसा नहीं करेगी, वो लिखा नहीं होता है। तो ये बड़ा जेनरिक सा स्टेटमेंट है कि अगर भारत को मुक्त करना है एनीमिया से, तो हाँ स्पेशल एरिया पे फोकस करना पड़ेगा, यहां वो लिखा हुआ है। पहला गलत है, चौथा सही है। ऑल फोर तो गलत हो गया है, वन पक्का सही है। इन दोनों को देखते हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर आप ये पढ़ते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होती है कि कॉर्ड को क्लैंपिंग को अगर डिले करोगे, सो चाइल्ड की हेल्थ अच्छी होती है टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। क्योंकि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग से क्या होता है, वो सारा जो होता है ट्रांसमिशन होता है, तो उससे चाइल्ड की हेल्थ अच्छी होती है, एनीमिया नहीं होता है चाइल्ड को ज्यादा। तो आपके पास कोई ऐसा लॉजिक है कि नहीं डिले नहीं होनी चाहिए, जल्दी काटनी चाहिए? नहीं है आपके पास एविडेंस। या डीवॉर्मिंग चिल्ड्रंस को हमें क्या करनी है, पीरियोडिक डीवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। इट प्रोवाइड फॉर पीरियोडिक डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग करनी है चिल्ड्रंस की। भाई जहां पे ना पेट में कीड़े हैं, ये स्कूल्स में कैंपेन चलती होती हैं, क्योंकि जहां पे डीवॉर्मिंग होगी वहां पे एनीमिया के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि डीवॉर्मिंग से बॉडी की कैपेसिटी कम हो जाती है, एब्जॉर्प्शन की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये कहना कि जहां इसको डीवॉर्मिंग पे एफर्ट नहीं होगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई। डीवॉर्मिंग से भी एनीमिया पे इंपैक्ट करेगा पॉजिटिव, कि एनीमिया कम हो, तो ये लॉजिकल है। और ये आपने अगर थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो तो ये लॉजिकल बन जाता है। थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए इसमें, पर है ये लॉजिकल, क्योंकि आपके पास काउंटर आर्गुमेंट नहीं है कि हाँ नहीं जल्दी कॉर्ड क्लैंपिंग करनी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। उस सेंस में पहली गलत है फैक्ट के बेसिस पे, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो आंसर यहां पे क्या आएगा, ओनली 3 विल बी द आंसर। और ये आप पढ़ते हैं आइडिया कि कोड क्लैंपिंग को डिले करना चाहिए जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं, तो वहां से लिमिटेड नॉलेज से भी इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं
कि क्या पर्पस होता है अम्बिलिकल कोड का, उस सेंस में आपको समझ में आएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। मुझे एक चीज बताएं, कार्बन फाइबर्स हैं, क्या कार्बन का यूज नहीं होता है? कार्बन का हर जगह यूज होता है। तो अगर एयरक्राफ्ट में यूज हो रहा है तो ऑटोमोबाइल्स में क्यों नहीं होगा? कौन से वाले ऑटोमोबाइल में यूज होगा, ये डिपेंड करता है। तो भाई कंपोनेंट्स बनाने की बात हो रही है, ऑटोमोबाइल्स में एंड एयरक्राफ्ट्स में कार्बन फाइबर का यूज होता है। तो उस सेंस में स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको उल्टा नहीं कर पाएंगे कि आपने कोई सारे एयरक्राफ्ट दुनिया के देख लिए, इंडिया की बात की है, दुनिया के सारे एयरक्राफ्ट में कार्बन फाइबर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उस प्रॉपर्टी में एयरक्राफ्ट में यूज कर पाते हैं। दूसरा क्या, कार्बन फाइबर्स वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। ऐसा क्या है भाई, कौन सी चीज रिसाइकल पॉसिबल नहीं है? कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, बड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कार्बन फाइबर को रिसाइकल कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर तुम लिथियम बैटरीज को रिसाइकल कर सकते हो, कार्बन फाइबर में ऐसी क्या कमी है कि वो रिसाइकल नहीं हो सकता है? हर चीज रिसाइकल हो सकती है। यहां तो कुछ, ये बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, मतलब आपने ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकता। किसी कंडीशन में बताया जाए रिसाइकलिंग महंगी है, वो बताते तो बात होती। रिसाइकल ही नहीं हो सकता तो ये क्या होगी? गलत हो गई। और कार्बन फाइबर्स, उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पूछा इसलिए होगा कार्बन फाइबर क्योंकि इसकी क्या होंगी, कुछ पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होंगी। वो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज तो बंदा हर जगह यूज करता है कार्बन फाइबर को। अगर कल को पूछे कार्बन फाइबर्स कैन नॉट बी यूज इन, ये छोड़ दो ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, मान लो यहाँ पे क्या था, मोबाइल कंपोनेंट, मतलब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन फाइबर का यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? कम होता हो, ज्यादा होता होगा, कम कंटेक्स्ट में होता होगा, या हो नहीं रहा होगा पर हो सकता होगा, तो उसको ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी चीज होती है वो हर जगह यूज होती है, तो उसमें तो आपको इस चीज की टेंशन लेनी ही नहीं है। तो ये पॉजिटिव है। यहां पे आइडिया क्या है कि ये प्रूव करना कि भाई कार्बन फाइबर की यहां कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो कि भाई ऑटोमोबाइल में सेट नहीं बैठ रही है, कोई पॉजिटिव चीज होगी ना भाई कार्बन फाइबर, तो वो हर जगह यूज हो सकती होगी। इसका आंसर क्या? ओनली ए। इस माइंडसेट से करना है। नहीं पढ़ा आपने कार्बन फाइबर, पर आपको पता तो हो ना कार्बन फाइबर एक पॉजिटिव प्रॉपर्टी वाली चीज होगी। इसको क्यों, एक वर्ड क्या है, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, उसके भी कंपोनेंट्स में, तो बड़ा ही लॉजिकल है ये तो सही होने। अगला आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। अब क्या क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर रिक्वायर्ड। देखते हैं, नहीं पता क्या है, स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ जाता है वर्ड क्या है। कई बार तो ये होता है, देखें कैसे। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स। भाई आपने जब भी, एक्सेलेरोमीटर का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्सेलरेशन पे इंपैक्ट है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो रही हो, और जब भी कभी ऐसा क्रैश होता है, कोलिजन होती है, तो एक्सेलरेशन चेंज होती है, मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसमें एक्सेलरेशन का एलिमेंट आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v2 माइनस v1। तो उस सेंस में एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी का एलिमेंट होता है। यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो हां भाई एयरबैग आ जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर होता है। अब आपका जब लैपटॉप एक्सीडेंटली गिर रहा है, तो क्या उसमें चेंज इन वेलोसिटी का एलिमेंट होगा? बिल्कुल होगा भाई। तो डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप, उस अगर इसमें हो रहा है तो इसमें क्यों रोकेंगे? फिर अगर यहां हो पा रहा है तो यहां भी होगा। दोनों स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर। स्टेटमेंट सिंक्रोनाइजेशन का आइडिया है। अगला देखिए, डिटेक्शन ऑफ अ टिल्ट ऑफ अ स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप फोन चेंज करते हैं, आपने फोन ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे किया आपने, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका पोर्ट्रेट चेंज होता है। ऐसे नहीं है आपका फोन ऐसे से ऐसे गया, स्क्रीन चेंज नहीं हुई, आपकी स्क्रीन भी वैसी हो जाती है जैसे फोन का डायरेक्शन चेंज होता है। वो भी कब होता है? बिकॉज आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चेंज नहीं कर रहे हैं, उसमें रैंडमनेस होती है। कई बार होता है कि वो टिल्ट नहीं हो पाती। क्यों नहीं पाती टिल्ट? बिकॉज आपकी एक्सेलरेशन डिटेक्ट नहीं हो पाती, या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो जब वो उसको रैंडमली चेंज करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन उसमें भी आएगी तो इसमें भी आएगी। ऑल स्टेटमेंट्स आर इन सिंक विद ईच अदर। अगर यहां पे हो पा रहा है तो बाकी जगह भी होगा, और यहां पे हो पा रहा, आप लॉजिकली सोच पा रहे हो, तो बाकी दोनों क्या स्टेटमेंट इन सिंक विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, सो आंसर विल बी 3। ऑल 3 आर करेक्ट। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय द आइडिया ऑफ स्टेटमेंट सिंक्रोनाइजेशन, SS. This technique will help you in many of the questions. SS technique, स्टेटमेंट सिंक्रोनाइजेशन, मैं वैसे ही इसको नाम दे दिया है, आपको याद नहीं करना है, आपको अपने माइंडसेट को समझ लिया। यूपीएससी के क्वेश्चन ना भी आता होगा, टर्म ना भी पता होगी, स्टेटमेंट पढ़ूंगा, कई बार स्टेटमेंट पढ़ के ही टर्म समझ में आ जाती है, और बाकी स्टेटमेंट वैसे ही लैंग्वेज बोल रही होती है, तो आंसर वैसे ही आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55 नंबर क्वेश्चन।
अब इसमें देखें 55 नंबर क्वेश्चन को, विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स, वर्ड देखो बायोफिल्टर, मैं पहले बताया था जहां पे भी वर्ड बायो आता है ना, बायो हाइड्रोजन, बायोफ्यूल्स, बायोफिल्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यूपीएससी के लिए। आज के बाद कभी बायो वर्ड लगा देखें तो तैयार कर लें, उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो एक्वाकल्चर की बात हो रही है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, वर्ड क्या है बायोफिल्टर। अब पूछते हैं बायोफिल्टर क्या क्या करते हैं। बायोफिल्टर्स प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग द अनईटन फिश फीड। भाई एक्वाकल्चर मतलब आपको फिश का को कल्चर करना है, मतलब आर्टिफिशियल तरीका है, ताकि फिशिंग करने का आर्टिफिशियल तरीका है। अब बायोफिल्टर काम क्या है, कुछ चीज फिल्टर करेंगे। फिल्टर क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है फिल्टर। और बायोफिल्टर में कोई लिविंग ऐसी चीज होगी, लिविंग जो फिल्टर का काम कर रही होगी, मतलब वो वेस्ट को रिमूव कर रही होगी। तो बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड। हाँ भाई, मेन गोल वर्ड क्या है, रिमूविंग। वो बहुत चीजों को रिमूव करता होगा, उसमें अनईटन फिश फीड भी होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितना आपका एक्वाकल्चर क्लीन रहेगा उतनी फिशिंग भी अच्छी होगी। तो इसका एक काम क्या है, फिल्टर का काम है वेस्ट को रिमूव करना। तो वो पहली स्टेटमेंट यही बोल रही है, करेक्ट है। सेकंड है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन अ फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। भाई मुझे एक चीज बताएं, अगला है बायोफिल्टर्स इंक्रीज अ फास्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अब बायोफिल्टर्स हैं, आपको पता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया इज लाइक अ वेस्ट। अमोनिया मतलब वेस्ट ही होता है। यूरिया में मेन एलिमेंट क्या होता है, अमोनिया। तो ऑफ कोर्स अगर वो वेस्ट को रिमूव कर रहा है तो वो अमोनिया को भी रिमूव कर रहा होगा, क्योंकि अमोनिया इज अ टाइप ऑफ वेस्ट। अब अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। एंड नाइट्रेट इज लाइक अ फर्टिलाइजर। नाइट्रेट्स आर यूज्ड लाइक अ फर्टिलाइजर। इट्स गुड फॉर एक्वाकल्चर, बिकॉज एक्वाकल्चर में फिश के साथ बाकी चीजें भी होंगी, वो नाइट्रेट से फायदेमंद हो जाएंगी। तो अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज कर रहा है तो अच्छी चीज कर रहा है, वेस्ट को प्रोडक्टिव चीज में चेंज कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, ये सही होगा। अगला है बायोफिल्टर इंक्रीज द फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट इन फॉर फिश इन वाटर। भाई आपने पढ़ा होगा फॉस्फोरस, और आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है जिसके कारण एल्गल ब्लूम होता है। ये पढ़ते हैं आप कि एक चीज होती है, उसे बोल देते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम कब होता है, जब आपके फॉस्फोरस का एलिमेंट बढ़ जाता है। तो फॉस्फोरस का एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो उससे एल्गल ब्लूम होता है, और एल्गल ब्लूम इज नेगेटिव। एल्गल ब्लूम इज नेगेटिव फॉर द फिशेस, क्योंकि वहां पे एल्गी आ गई तो फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो ये तो हो गया गलत। तो ये उसको कम करता होगा फॉस्फोरस को। और जब ये बात हो रही है कि अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करता है, इट इज अ पॉजिटिव चेंज हो रही है चीज। और एक्वाकल्चर में क्या होता है, फिशेस का आप आर्टिफिशियल काम कर रहे हैं, पर साथ में कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, जो भी हो, और उनको नाइट्रेट चाहिए होता है। नाइट्रेट इज लाइक अ फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है। यहां पे दोनों स्टेटमेंट में क्या होगा, क्या आंसर होगा कि भाई आप सोचेंगे कि भाई नाइट्रेट भी तो क्या कर सकता है, एल्गल ब्लूम कर सकता है। भाई बिल्कुल कर सकता है एल्गल ब्लूम। पर मुझे एक चीज बताएं कि जब वो अमोनिया को ट्रीट कर रहा है तो अमोनिया वेस्ट है, उसको नाइट्रेट में चेंज करके नाइट्रेट को बाकी जो लिविंग वहां पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज कर रहे होंगे। तो नाइट्रेट यूज हो पा रहा है, फोस्फोरस यूज नहीं हो पाता है। तो फोस्फोरस को बढ़ाना इज नेगेटिव फॉर एक्वाकल्चर। तो सेंस में थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट टू आर करेक्ट। तो आप सोच सकते हैं कि भाई सेकंड से भी एल्गल ब्लूम हो सकता है, पर सेकंड हम वेस्ट को प्रोडक्टिव चीज में चेंज कर रहे हैं। अपने आप हम वो बायोफिल्टर नाइट्रेट अपने आप नहीं बढ़ाते हैं, वो अमोनिया को चेंज कर रहे हैं, ताकि अमोनिया ज्यादा नुकसानदायक है, नाइट्रेट कम है, और नाइट्रेट कैन बी यूज्ड आल्सो। तो उस सेंस में सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, बी। तो आपको इस लेवल का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो जब लॉजिक लगाएं तो समझें कि बायोफिल्टर किसी वेस्ट को प्रोडक्टिव चीज में चेंज कर रहा है, तो इट इज अ गुड एस्पेक्ट ऑफ बायोफिल्टर। फॉस्फोरस बढ़ाना इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, अकेले को बढ़ाना, तो वो हो जाएगा नेगेटिव एस्पेक्ट में। आया समझ में? तो आंसर इज बी। 55 का आंसर क्या है, बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। अब भाई ये आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, पर आपको एक लर्निंग हो जाएगी यहां से कि साइंस में बहुत बार पूछा है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। अब ये टॉपिक जाके सर्च करके नेट पे देख लें कि कैसे स्टार बनते हैं, कैसे टूटते हैं, और क्या डिफरेंट उसमें टर्म्स होती हैं, वहां से समझ में आएगा। और आपने अगर ये भी पता हो ना आपको सिंपल सी चीज कि भाई नेबुला क्या होता है, बड़ा वर्ड कॉमन वर्ड है नेबुला। नेबुला क्या होता है, नेबुला इज लाइक जो हमारी क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। क्लाउड्स, गैस, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, नेबुला बोलते हैं उसको। और आपने जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि अर्थ बनी
उसमें भी ये वर्ड यूज होता है नेबुला, तो नेबुला यहां पे डाल दिया इसने। तो आपने स्टेटमेंट देखी और देखा नेबुला मेरे को पता है और ये कॉमन है, ये पता भी होता है, ये तो नहीं पता होता है, चलो मान लेते हैं ये तो पता होता है, ये यहां पे गया ऑफ कोर्स, फिर तो ये तो गलत हो गया और साथ में ये भी क्या होगा गलत, एक उसने इंटरचेंज की, आपके दोनों गलत हो गए हैं। पल्सर, अब आपका क्या बचा, या तो वन या नन, वन या नन, और नन के चांसेस कम होते हैं, आंसर क्या लगेगा वन, आंसर इज ए। और ये वैसे भी पल्सर्स हैं, आपको पता है पल्सर भी आप सुनते हो कि पल्सर क्या होते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। पर आपका वैसे भी आंसर ए आ गया है अगर हम क्या लगाएंगे दम सीरीज, कि भाई आपने देखा मेरे को सिर्फ एक पता था नेबुला, उसको गलत मार्क किया, नेबुला तो गलत हो ही गया है, ऊपर से ये वाला भी गलत हो गया है, बचा क्या नन या वन, वन लगाऊंगा नन नहीं लगाऊंगा, तो आंसर ए है, और है भी ये, और पल्सर्स न्यूज में रहते भी हैं। तो ये टर्म्स आपको नॉलेज के बेसिस भी कर सकते हैं आप, जिसको नॉलेज नहीं आती है वो भी कहां पहुंचेगा, या ए में या डी में, और मैं मारूंगा क्या दम सीरीज के हिसाब से ए, बिकॉज यूपीएससी तीनों ऑप्शन तो गलत बहुत कम देता है। गलत हाँ हो सकता था ये गलत होता, फिर हमारा पैटर्न गलत लग जाता, पर हम पैटर्न को फॉलो ही करेंगे हमेशा। अगर हम आप मान लो इसका भी आंसर गलत दिया होता और आप क्या लगा के आते, ए लगा के आते, कोई दिक्कत नहीं थी, आपने ए और डी में से ए चूज किया, 50-50 तक तो आप पहुंच गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पे जितना पहुंचते रहेंगे आपके चांसेस सही होते रहेंगे क्वेश्चन सही होने के। और अगर थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लेते हैं कि हाँ पल्सर्स आर रिलेटेड टू न्यूट्रॉन स्टार्स, उससे ही बनते हैं जब ये क्या हो जाते हैं, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन पल्सर्स आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स। तो कोलैप्स होने से क्या बनते हैं, पल्सर्स बनते हैं। ऑफ कोर्स आपको लाइफ साइकिल ऑफ स्टार पढ़ना पड़ेगा, पर इससे भी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 57। अब भाई ये पूछा है कि कौन सी कंट्री का अपना क्या नेविगेशन सिस्टम है। जब हम पढ़ते हैं इंडिया का IRNSS, तो वहां पे पढ़ते होते हैं, बहुत ही कम कंट्रीज का है। और आपको पता है कि भाई इसमें डाउट आ सकता था कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा तो छोड़ दो, इजराइल या जापान के पास होगा, यहां तक तो पहुंच जाते कि भाई इसके पास तो नहीं है, इसके पास तो नहीं है अपना, ये इतनी वो नहीं है, स्पेस में कभी आप पढ़ते नहीं है इनको ज्यादा, यही पढ़ते हैं इजराइल और जापान। और जापान इज द आंसर, क्योंकि आप जब पढ़ते होते हैं नॉलेज में तो ये पढ़ते होते हैं कि हाँ यूएसए का अपना है, रशिया का ग्लोनास है, बीडू है चाइना का, वैसे जापान का भी पढ़ते हैं, तो वहाँ नॉलेज बेस्ड है, पर एटलीस्ट आप CD पे तो पहुंच जाते, क्योंकि इनके कंपैरिजन में इनके पास होने के चांसेस क्या है, कम है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास, इजराइल और जापान के पास ज्यादा है। बच्चों ने इजराइल भी लगाया होगा आंसर, सी भी समझते हैं इजराइल भी मोर क्या है, स्पेस में काम करता है, पर उससे इजराइल क्योंकि यूएसए वाला GPS यूज करता है तो उसने अपना नहीं बनाया है, जापान ने बनाया अपना। आया समझ में, इनका अपना है। आप CD पहुंच जाए, पर ये नॉलेज बेस्ड भी है, पर थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा है, एटलीस्ट 2 तक पहुंच पा रहे हैं। तो दम सीरीज में अगर आप 50-50 तक पहुंच पा रहे हैं, उसके बाद अपने नॉलेज पे खेल पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच। एटलीस्ट यहां तक पहुंचे। जिसने लगाया आंसर ऑस्ट्रेलिया, उसका लॉजिक खराब है। एटलीस्ट आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को सेम लेवल पे रखे हैं, तो ये इनके कंपैरिजन में इनके दोनों के चांसेस क्या सही होने के ज्यादा हैं। आंसर इसका जापान है, और पढ़ते होते हैं नॉलेज के बेस पे आप। अगला देखें 58 नंबर क्वेश्चन, 58। और यहां पे आपको यूपीएससी का माइंडसेट साफ साफ दिखेगा 58 नंबर क्वेश्चन में। 58 नंबर क्वेश्चन में यूपीएससी का माइंडसेट आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई ये क्या पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स। भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे जाती हैं, उनका यहां तक पहुंचना होता है, उसके बाद वो ग्रेविटेशन के बेसिस पे काम करती हैं। वो जो क्रूज होती हैं वो कोई पाथ ले सकती हैं, वो ग्रेविटेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। While cruise missiles are rocket propelled only in the initial phase। भाई ओनली इनिशियल फेज में कौन होता है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोपेल्ड होती हैं। क्रूज मिसाइल तो पूरी फ्लाइट में क्या होती हैं, जेट की तरह प्रोपेल होती हैं, मतलब उनको ऐसे नहीं है एक बार देके यहां छोड़ दिया वही बंद हो जाएगी। वो बैलिस्टिक मिसाइल को यहां देके छोड़ दिया, उसके बाद तो उसका ग्रेविटेशन पे काम करता है। तो हमने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, यहां इधर इसको लिख दिया, इधर इसको इधर लिखना था। तो यूपीएस ने इंटरचेंज किया है इसको। तो स्टेटमेंट इंटरचेंज इज द बेस्ट मेथड फॉर द एग्जामिनर टू मेक द स्टेटमेंट रॉन्ग। तो ऑलवेज व्हेन जब थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड, थोड़ा सतर्क होके, थोड़ा इंटेलिजेंट होके उसको पढ़ने की कोशिश करें, उस पर लॉजिक लगाने की कोशिश करें। आपके पास सिंपल नॉलेज थी ब्लास्टिंग मिसाइल ऐसे जाती हैं, पर यहां तक ही काम में आती हैं, उसके बेसिस पे आंसर आ गया। अगला है अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक मिसाइल व्हाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। हमने ब्रह्मोस जो ली है, अब मुझे एक चीज बताएं, हमारी जो अग्नि 5 है, ये तो बार बार पढ़ते हैं ना कि इसकी रेंज क्या है, 5000 के आसपास हो गई है। तो ये तो ऑफ कोर्स इंडिया की क्या इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है जो हमने बनाई है। ब्रह्मोस तो नहीं है। ब्रह्मोस इज बेसिकली ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, ये पता होता तब भी हो जाता। ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल और उसकी क्या है, रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है। अग्नि 5 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल है। इसको भी इंटरचेंज किया है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर इज डी इज द आंसर, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
इतना पता होता ना कि ब्रह्मोस की इतनी इतनी रेंज नहीं है। ब्रह्मोस की मेन चीज क्या है, उसकी जो है नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है नेचर उसकी ब्लास्टिंग मिसाइल ब्रह्मोस की? क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस इज फेमस फॉर उसके क्रूज मिसाइल की नेचर है, उससे टारगेट को प्रिसाइजली अटैक किया जाता है, ना कि उसकी रेंज क्या ज्यादा है। वो अग्नि 5 की रेंज आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 पढ़ते हैं ना, तो 5 का बहुत ज्यादा रेंज वाला लगता है, वहीं से पता लग जाता है ये है इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है तब भी आप समझ जाते हैं। आंसर क्या है इसका? डी इज द आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 50 जो है हमारा 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्करी पोल्यूशन। अब इसमें देखते हैं कि इसको भी दम के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। नॉलेज छोड़ दो, सिर्फ दम सीरीज का अपना लॉजिकल माइंडसेट लगाओ। दम लगाना है इसमें। दम जब बोलता हूं मतलब वही है डिकोडिंग यूपीएससी माइंडसेट। क्वेश्चन है गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन। द वर्ड सोर्स ये बोला उसने सबसे ज्यादा सोर्स है, हाईएस्ट है, कुछ नहीं है ना भाई। माइनिंग करोगे, माइनिंग आपको पता है माइनिंग में मरकरी तो है ही अर्थ में, मरकरी है अर्थ में। क्योंकि अगला स्टेटमेंट क्या है? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉज मरकरी पोल्यूशन। क्योंकि जो कोल में क्या होता है? मरकरी। जब कोल की माइनिंग हो रही है तो साथ में मरकरी का एलिमेंट आ जाता है। मरकरी अर्थ में है तो मरकरी में फिर गोल्ड में भी होगा। गोल्ड जहां पे भी मिलता है, क्या वहां पे ये गारंटी है मरकरी नहीं मिलता होगा? चांसेस है वहां पे मरकरी भी मिलता होगा, क्योंकि मरकरी भी है अर्थ में। तो गोल्ड माइनिंग करोगे तो मरकरी भी आएगा, तो मरकरी का पोल्यूशन भी होगा। बस आपको ये देखना है कि क्या इनसे हम मरकरी को एसोसिएट कर पाते हैं, कर पा रहे हैं दोनों से, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अर्थ में मरकरी है और ये माइनिंग भी अर्थ से हो रही है, चांसेस क्या जा रहा है ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है कि जहां पे भी कोल निकलता है वहां पे मरकरी नहीं है। कहां जाके एग्जामिनर सच मारेगा कि भाई कोल बताओ जहां पे मरकरी नहीं है? एक आधा तो एग्जाम्पल आ ही जाएगा कि भाई हाँ इस कोल में मरकरी है या इस गोल्ड माइनिंग से मरकरी पोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि दुनिया में फैली हुई है कोल माइंस एंड गोल्ड माइंस, तो वहां से मरकरी आना कोई मतलब इसका लॉजिक क्या बोल रहा है कि हाँ इसके चांसेस क्या आने के? हाँ 80-90% चांसेस हैं मरकरी होगा ही होगा। 10% है कि नहीं होगा, तो हम 10 वाला मानेंगे 90 वाला? 90 वाला मानेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे खेलना है इस पे, और लॉजिक भी बोल रहा है कि होगा। अगला है देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। अब मुझे एक चीज बताएं, कोई भी नॉन सेफ लेवल एक्सपोजर टू मरकरी नहीं है। मतलब मरकरी जो पोल्यूशन है इस पे डिबेट भी आई थी, ये क्वेश्चन है ही, स्टेटमेंट डिबेटेबल है। कई मानते हैं कि भाई हाँ कोई भी सेफ लेवल जो है, देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। मतलब आपने थोड़ा सा भी डाला, हमें नहीं पता वो सेफ है कि नहीं है। अब यूपीएससी ने स्टेटमेंट को जो दिया है और जो हमें सोचना है, हम वैसे सोचते हैं कि दोनों तो सही है, नन भी नहीं है, 1 भी नहीं है, या 2 है या 3 है। तो उस बेसिस पे मुझे आप बताओ कि देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। भाई ये स्टेटमेंट क्या है? नो नोन लेवल, एक्सट्रीम स्टेटमेंट कह रहा है। भाई आपके पास मान लो पानी में होता ना, मान लो वाटर में कोई लेड है, आर्सेनिक है, उनका सभी का नोन लेवल होता है ना कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो इसने क्या पाप किया मरकरी ने? तो उस सेंस में इसका ये क्या हो जाएगा? गलत। आंसर क्या लगाएंगे? बी। बी, ये दम सीरीज के बेसिस पे आंसर पहुंचेगा बी। कुछ भी दे यूपीएससी, सी या बी, आंसर बी लगा के आएंगे। यूपीएससी ने भी इसका आंसर बी ही दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। लगा देना ग्रीन हाइड्रोजन। जहां पे भी एच आप देखना HCNG पूछा हुआ है पहले, यूपीएससी ने पहले पेपर में क्या पूछा है? HCNG। अब ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर क्वेश्चन पूछने हैं, देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन दम के बेसिस पे कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन दम सीरीज के बेसिस पे दम माइंडसेट से हो जाएंगे, आपको उसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या बोला? इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। भाई हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल देखते हैं, पहले भी पढ़े हैं हमने हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या यूज करते हैं हम? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो कांट इट बी यूज ग्रीन हाइड्रोजन? अगर ये हाइड्रोजन है बस ग्रीन तरीके से बनाई है, तो क्या इसको फ्यूल यूज कर सकते हैं इंटरनल कंबशन में? क्यों नहीं कर सकते? इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर। भाई आपको बताया है कि आपने HCNG पढ़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन आप ब्लेंडिंग तो कर ही सकते हैं। आपको पता है ना कि पेट्रोल जो होता है उसको भी हम कहते हैं ना कि हमें उसमें ब्लेंडिंग कर दो, बायो पेट्रोल बना दो। यहां पेट्रोल की भी ब्लेंडिंग होती है, डीजल की भी ब्लेंडिंग होती है। पढ़ते हैं ना, आप जाते हैं कहीं पे पेट्रोल डलवाने की, हाँ ये पेट्रोल है, ये अच्छी क्वालिटी का, उसमें ब्लेंडिंग हो रखी है।
तो अगर भाई आपकी नेचुरल गैस है उसमें हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग क्यों नहीं करोगे, दोनों फ्यूज हैं ब्लेंड कर दो, तो क्या दिक्कत है इसमें ब्लेंड करने में? अगर वैसे हो रहा है इन जनरल तो इसको ब्लेंड करने में क्या तूफान आ जाएगा? इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल आल्सो। सेकंड इज आल्सो करेक्ट। आपने यहां की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रापोलेट करके यहां पे अप्लाई कर दिया, वहां हो रहा है तो यहां क्या दिक्कत है? ऐसा क्या है हाइड्रोजन में कि किसी के साथ ब्लेंड नहीं हो पाता है? ऐसा थोड़ा ना कुछ। इट कैन बी यूज्ड इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। क्या दिक्कत है भाई? ये तो हमने पढ़ा ही है, अगर फ्यूल है तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी बना सकते हो, और आपने सुने भी हैं, और उससे क्या होते हैं? व्हीकल रन करते हैं। आंसर 3 आर करेक्ट। आंसर इज 3, ऑल 3 आर करेक्ट। तो पूरे दम सीरीज के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। अब ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो भी एरियाज होते हैं न्यूज में कंफ्लिक्ट वाले एरियाज, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि पूछ रहे हैं कि भाई हमें बताओ कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं कौन सा लैंड बॉर्डर विद यूक्रेन। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया एंड रोमानिया। कौन कौन सी कंट्रीज यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर टच करती हैं? अब इसका आंसर देखने से पहले आपको पहले तो टॉपिक पता लगा कि जो भी एरिया ऑफ न्यूज है उसको मैं अच्छे से देखूंगा, उसके साथ कौन सी वाटर बॉडी लगती है, लैंड बॉडी लगती है। जैसे आज पेपर में क्या है, ईरान है तो ईरान की बॉर्डरिंग कंट्री देखें। हमने अपनी मैपिंग सीरीज में किया था, जो एक्स्ट्रा एज सीरीज है, उस मैपिंग सीरीज में भी हमने किया था कि भाई आप इस एरिया को अच्छे से पढ़ें, इसकी कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी वाटर बॉडीज को टच करता है। ये टॉपिक आज न्यूज में है। जैसे पहले यूक्रेन में था, अब क्या आएगा? ईरान पे क्वेश्चन आना ही आना है प्रीलिम्स में, अगर आया मैपिंग पे तो। अब इसको करने के तरीके क्या हैं? आप पूरा का पूरा यूक्रेन जब पढ़ते हैं, अब जब ये स्टेटमेंट सेट किया ना, आपको समझ में आएगा यूक्रेन के आसपास जो टच करती हैं उन कंट्रीज के साथ कुछ ऐसी कंट्री जो साथ में हैं, आसपास ही हैं, उसको भी डाल देते हैं। तो जब आप ट्राई करेंगे मैपिंग को तो देख लें कि क्या तो है और क्या नहीं है, और जो नहीं है वही ऑप्शन में सेट किया होगा ताकि बच्चा गलती कर दे। तो अगर आपके पास ये भी ऑप्शंस हैं तब भी आंसर निकाल सकते हो। तो पूरा का पूरा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत अगर आपने मैपिंग किया तो इसको क्वेश्चन को कर सकते हो 61 को। इसमें कुछ और है ही नहीं है, इसमें आप क्या लगाएंगे? अपना कोई लॉजिक कुछ नहीं लगा पाएंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो 61 तो प्योरली नॉलेज के बेसिस पे इसका आप सॉल्व कर सकते हैं देख के कि क्या इसका आंसर है। 62 अगर आपको देखना ही है 61 तो हम आपको दिखा भी देते हैं मैप में ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। तो इसका मैप में देखते हैं तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए कि आपको कैसे करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको जो दिखा रहा हूं उससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि भाई यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। माइंडसेट को समझने के लिए ना ऑप्शंस को समझना पड़ता है, ऑप्शन को समझना पड़ता है ताकि आपको एक क्लैरिटी होती रहे कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गिव मी अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये खुलेगा। क्योंकि आप जो गलत क्वेश्चन दिए हैं यूपीएससी ने, वो देख के समझ में आता है कि कैसे सोच पा रहा है। अब देखें इसको, यूक्रेन, ताकि आपको पता लगे कि भाई ये कैसे सोच पा रहा है। और जब भी आप कर रहे हैं इस सीरीज को, थोड़ा एक्टिवली करें, बहुत फायदा होगा आपको इस सीरीज का। देखें, ये है यूक्रेन। अब कैसे एग्जामिनर बनाता है वो भी आपको यहां से पता लग जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे ये है, अब आपको दिख गया है यूक्रेन। आपने देखा भाई ऊपर क्या, इसके बेलारूस, रशिया, यूक्रेन के, इधर क्या है मोल्डोवा, इधर क्या है रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड। ना तो बुल्गारिया टच करता है, ना तो इधर आने वाली लताविया, लिथुआनिया टच करती है। तो आपने बस ये कंट्री देखी, बेलारूस, रशिया और कौन सी है, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया एंड पोलैंड। ना तो बुल्गारिया टच करता है। ये भी ऑप्शन में बुल्गारिया यूपीएससी ने
ना कौन टच करता है? जो इधर वाली कंट्रीज है, कौन सी? लताविया और लिथुआनिया। अब देखें ऑप्शन कैसे सेट किया है इसने। ऑप्शन सेट किया है, दिया होगा ना बुल्गारिया, पहले क्या दिया है? बुल्गारिया दिया है। देख रहे हैं उसका माइंडसेट कैसे काम करता है। तो इससे समझ में आया आपको कि जो आंसर है ही नहीं है वो तो वो रखेगा पहले पे। बुल्गारिया आस पास है, लग रहा होगा टच करता है, नहीं करते। रोमानिया करता है, जो पक्का पता है वो लास्ट में लिख दिया। तो पहला तो गया। और हमने देखा लताविया लिथुआनिया बिल्कुल दूर हैं, ये तो टच नहीं करते हैं। हंगरी टच करता है और चेक रिपब्लिक नहीं करता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ओनली 2 इज द आंसर, रोमानिया एंड हंगरी। ना कि जो हमने पहले किया है, कौन सा? चेक रिपब्लिक और रोमानिया और हंगरी आपको दिख रहे होंगे मैप में। तो आपको समझ में आया कि कैसे वे बनाता है यूपीएससी क्वेश्चंस। तो देखें यहां पे बुल्गारिया लिखा ना, नहीं टच करता है। हंगरी करता है, हंगरी आपने लिख दिया है। रोमानिया करता है, बिल्कुल करता है। हंगरी एंड रोमानिया, ना तो चेक रिपब्लिक है आसपास इसके, ना के लताविया और लिथुआनिया, वो इस साइड है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पढ़ रहे हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। with reference to Earth's atmosphere, which one of the following statements is or are correct? 4 स्टेटमेंट है, एक ही। अब पहले ये सोचा करें कि एक क्वेश्चन पूछिए अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में, 4 दी हैं, करेक्ट पूछिए, मतलब 3 गलत हैं, एक सही है इसमें से। तो चारों पढ़ के देखता हूं। The total amount of insolation received at the equator is roughly 10 times than poles. आपको ये पता है इक्वेटर में ज्यादा आती है इंसोलेशन, पोल्स पे कम आती है। अब ये बताना कि 10 टाइम्स ज्यादा है, आप नहीं बता पाएंगे। ये डाटा है और ये फैक्ट है, इसके सही होने के चांसेस क्या हैं? कम है। मैं मानता हूं इसके सही होने के चांसेस क्या हैं? 30-40% है। अगला देखें, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन। जो आती हैं इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट, जो आती है हमारी इंसोलेशन, उसमें क्या होती हैं? यूवी भी होती हैं, इंफ्रारेड भी, विजिबल भी, बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं। ये कह रहे हैं 2/3 क्या है? इंफ्रारेड है। ये भी फैक्ट है, डाटा है, ऊपर वाला भी फैक्ट डाटा है। तो इसके चांसेस क्या गलत होने के ज्यादा हैं। तो 30-40% मानूंगा इसको मैं कि ये सही होगा। लेस देन 50% है चांसेस। इंफ्रारेड रेज आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लो एटमॉस्फेयर। और आपको पता है कि भाई इंफ्रारेड रेज जो एब्जॉर्ब की जाती हैं वो सबसे ज्यादा कौन करता है? हमें पता ना, वाटर वेपर इज अ सबसे बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस, मतलब सबसे ज्यादा है ये इसका ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट। तो अगर लॉजिक आपने पढ़ा हो कभी कि वाटर वेपर आता है भाई सबसे बड़ा, वो तो हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वाटर वेपर वैसे ही नेचुरली एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपको लॉजिकली पता था जब पढ़ते हैं, तो ये तो हो गया करेक्ट। क्योंकि आपको ये भी पता है कि जो इंफ्रारेड रेज होती हैं आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय अल्ट्रा वाटर वेपर्स दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड वेव्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ विजिबल। नहीं, इंफ्रारेड अलग होती हैं, विजिबल क्या होती हैं? अलग होती हैं। इनकी वेवलेंथ ही अलग होती है। तो गलत हो गया ये। ए बी सी में से सी लॉजिकल है, पहले 2 फैक्ट्स हैं। और आपने देखा ए बी में कर देता सही, पर सी तो बहुत ही लॉजिकल है। ये हमें लॉजिक के बेस पे पता है वाटर वेपर का आइडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। तो पहली 2 स्टेटमेंट जो फैक्ट्स हैं वो गलत हैं। ये गलत हमने माने नहीं थे पहले, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आया ये तो गलत ही है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है। पर आपको समझ में आ गया कि यूपीएससी फैक्ट्स को गलत देती है, उसके बाद कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो क्या करे। इसको यहां पे लिख देते कि यहां पे वाटर वेपर की जगह कुछ और लिख देते कि आर लार्जली, या वर्ड क्या, लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय, मान लो क्या लिखते CO2, इंफ्रारेड रेज आर लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय CO2, तो गलत हो जाता है। लार्जली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर, आपको पता होना चाहिए था वाटर वेपर करता है सबसे ज्यादा इंपैक्ट, ग्रीन हाउस इंपैक्ट जो होता है। इसका आंसर है सी, लॉजिकली निकल पाया हमसे। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर है 63। देखें इसको 63 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सॉइल पहली स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। पहला है द सॉइल इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। भाई आपको पता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा रेन होती है, तो सॉइल की जो अपर होती है चीज, जो फर्टाइल होती है, वो तो वॉश अवे हो जाती है। और पता है कि ट्रॉपिकल रीजन में तो क्या है, सॉइल ज्यादा रिच नहीं होती है। जैसे ही पहला क्या आंसर आ गया, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, अपने आप डी आ गया है, क्योंकि दोनों तो गलत हो नहीं सकती हैं। ये तो अपने आप ही सही होनी पड़ेगी अगर हम इसको देखें तो। वैसे देख लेते हैं क्या है। द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। बिल्कुल सही बात है ये कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, तो ज्यादा
डिकम्पोज होते हैं, ज्यादा सॉइल रिच होती हैं, पर क्योंकि वहां रेनफॉल भी होती है तो रिच नहीं रह पाती। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। आपको लग रहा होगा उसने क्या ट्राई किया एग्जामिनर ने, ये जो सच बोला है और ये झूठ बोला है, ये झूठ बोला अगर आपको ये ना पता होता तो आप समझते बात तो बिल्कुल सही है, आंसर ए लगा के आते। पर आपको पता है कि यहाँ पे ये जो लॉजिक दे रहा है ये लॉजिक सही है पर ये फैक्ट गलत है, क्योंकि इन्होंने कौन सा एलिमेंट मिस कर दिया है, रेन वाला। तो स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, पर लॉजिक बन जाता अगर आप इसको सही मान लेते, पर ये सही नहीं है बिकॉज ऑफ रेन वाला एलिमेंट। तो पहली गलत है, दूसरी सही है। ये आप पढ़ते हैं सिंपल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जब क्लाइमेट्स पढ़ते हैं उनके फीचर्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रॉपिकल एरियाज की रेन फॉरेस्ट की सॉइल क्या होती है, रिच नहीं होती। बस जो भी आते हैं डिकम्पोज होते हैं, वहां पे सॉइल क्या होती रहती है, डिग्रेड होती रहती है, सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं होती है। पर वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होती है बिकॉज वहां पे ज्यादा जल्दी प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, तो सॉइल कभी रिच नहीं हो पाती है उसमें। आंसर इज ए। तो देख रहे हैं कैसे सेट कर रहा है यूपीएससी, मतलब आपको कैसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसने लॉजिक बना के यहां पे सही कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि भाई बात तो सही कह रहा है ये। तो जब झूठ बोल के लॉजिक देने की कोशिश करे तो थोड़ा सा क्या हो जाए, अलर्ट हो जाए कि भाई लॉजिक सही है, तो मतलब ये चाह रहा है कि मैं ए मार दूं। पर मैं सोचता हूं कि क्या ये जो ये लॉजिक दिया है जो कि सही है, वो धोखा तो नहीं है, इसके ये स्टेटमेंट गलत तो नहीं है अपने आप में, कोई और फैक्टर तो बीच में नहीं आ रहा है। ऐसे यूपीएससी का एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है और ये माइंडसेट को आपको डिकोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, ये आइडिया। द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। अब हम इसको चेक करते हैं कहीं उल्टा ना हो, विंटर ग्रेटर देन समर ना हो, यही कर सकते हैं एग्जामिनर। तो आपको आया कि ये देखते हैं, दोनों को चेक करता हूं मैं। अगला स्टेटमेंट क्या है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन लैंड सरफेस। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओशन को गर्म होने में भी, लैंड को गर्म होने में भी, दोनों को अगर सेम गर्म होना हो तो ओशन को ज्यादा हीट चाहिए होती है सेम टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए। मतलब ओशंस लेट गर्म होते हैं और लेट ही ठंडे होते हैं, और लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है। ये तो स्टेटमेंट सही है, पर इसको हम समझते हैं, अगर ये सही हुआ तो ये तो स्टेटमेंट लॉजिकल है, तभी तो डिफरेंस होता है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में। मतलब ओशंस और कॉन्टिनेंट्स में जो भी डिफरेंस होगा वो इसी के कारण होगा, स्पेसिफिक हीट के कारण। तो अगर ये स्टेटमेंट सही हुई तो आंसर ए आ जाएगा, अगर ये गलत हुई तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। या तो ए है या डी है, ये तो पता लग गया आपको। पर हम पहली स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, लॉजिक लगाओ सिंपल सा। मान लेते हैं समर है, समर में लैंड का टेम्परेचर बहुत बढ़ा, ओशन का नहीं बढ़ पाया, गैप ये है। विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हुआ और ओशन क्योंकि पहले ही गर्म था उसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ। तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो समर में लैंड का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, ओशंस का नहीं बढ़ पाया टेम्परेचर। विंटर में ओशन पहले ही गर्म है, वो जल्दी ठंडे नहीं होते हैं और ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो गैप कहां पे चला आएगा, रिलेटिव गैप इज हायर इन विंटर। क्योंकि मान लो लैंड का टेम्परेचर विंटर में एकदम डाउन हो गया, मान लो कितना हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, कितना था समर में, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। विंटर में जब विंटर आ रही है तो ओशन का टेम्परेचर कितना था, क्योंकि ओशन का टेम्परेचर समर में क्या होगा, मान लेते हैं 30 होगा, और वो कम हो ही नहीं पाया, कितना हुआ वो 25 भी रहा अभी। तो गैप ज्यादा आ रहा है इसमें। कहने का मतलब समर में पहले ही गैप ज्यादा है कॉन्टिनेंट और ओशन में, और विंटर में और गैप बढ़ जाता है। तो आंसर क्या है, विंटर ग्रेटर देन समर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। आप लॉजिक लगा के देखते तो ऐसा आता कि समर में तो बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा समर में, और जब बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ओशन का उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता, पर बढ़ता तो है, तो गैप थोड़ा कम होता है इसमें। इस सेंस में लॉजिक लगाते तो ये यहां तक पहुंच पाते। और ये आप पढ़ते भी हैं अपनी एनसीईआरटी में, सिंपल चीज कि क्या गैप किसमें कब ज्यादा होता है। तो गैप कब ज्यादा होता है, विंटर में, ना कि समर में। समर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है ना, विंटर में कम हो रहा है तो वो ओशन का उतना कम नहीं हो पाता है, ओशन उस वहीं पे रहते हैं, पर ओशन यहीं पे रहेंगे, लैंड यहां पे पहुंच जाएगा। और समर में क्या होता है, इसका बढ़ता है और इसका भी बढ़ता है, तो जब उन दोनों का बढ़ रहा है तो गैप ज्यादा नहीं हो पाता है, विंटर में बहुत ज्यादा गैप बढ़ जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65।
5। अब ये आप फैक्चुअल है, अर्थक्वेक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पी वेव्स एस वेव्स होती हैं। सबसे पहले कौन सी रिकॉर्ड होती हैं? पी वेव्स होती हैं। और पी वेव्स क्या होती हैं? जो ऐसे ऐसे जाती हैं। और एस वेव्स क्या होती हैं? जो ऐसे ऐसे जाती हैं। तो यही आप पढ़ते होते हैं, सिंपल सी यही हैं, दोनों आर करेक्ट। तो देखेंगे सिस्मोग्राफ में पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स एंड पी वेव्स मूव्स टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव एंड एस वेव्स मूव राइट अप एंड डाउन एट द राइट एंगल्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये सिंपल नॉलेज बेस्ड है, कोई दिमाग नहीं है इसमें। क्या होती है पी वेव एस वेव, आप पढ़ते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और कोई तरीका नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। अब देखें, विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, विद रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स in India, consider the following statements. Coal based thermal power plants, none of them uses seawater, none of them is set up in a water stressed district, none of them is a privately owned। नन बोल दिया। अब मुझे एक चीज बताएं, क्या बैन है सी वाटर को यूज करने का? इनफैक्ट सी वाटर यूज करोगे, ग्राउंड वाटर कहां से यूज करोगे? लॉजिकली देखें, कोल को चलाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी ऑफ कोर्स कहां पे अबंडेंट है? सी वाटर में है ना, तभी तो सी वाटर में पोल्यूशन भी होता है कि वहीं का पानी निकाल के वहीं पे डाल देते हैं। ये तो सही है। वाटर स्ट्रेस, इंडिया में सारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट वाटर स्ट्रेस्ड हैं, तो क्या वहां पावर प्लांट नहीं लगाएंगे? पंजाब में एग्जांपल ले लें, पंजाब में सारे डिस्ट्रिक्ट क्या है? वाटर स्ट्रेस है, मोस्टली वहां पे हैं पावर प्लांट्स। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। हमने देखा था कि पावर प्लांट को हमने प्राइवेटाइज पहले ही कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज हमने कर दिया है। तो हम दिल्ली में डिबेट होती थी कि पावर प्लांट किसके हैं, प्राइवेट के हैं, अंबानी अंडानी चलता रहता ना। तो ये तीनों के हैं। नन बोला है तो तीनों क्या हो गए? गलत। आंसर इज डी। सम बोलते तो सही हो जाता, नन बोलोगे तो गलत हो जाएगा। वही आइडिया है लॉजिस्टिक लिमिटेशन का। या फिर नन एंड सम में नन चीज प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, सम प्रूव करना बड़ा आसान है। सम में क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी है, नन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। सम आएगा तो सही मानेंगे, नन आएगा तो गलत मानेंगे। पर स्टेटमेंट को एक बार पढ़ भी लेंगे, पूरा का पूरा दम सीरीज के बेसिस को सॉल्व कर सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन, वॉल-बचिया मेथड इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आता है तो आता है भाई, पर आपको पता है ये जो मेथड है ना वॉल-बचिया, ये हम मॉस्किटो के रिलेटेड करते हैं। कैसे हम मॉस्किटोस को स्टरलाइल कर देते हैं, तो इतना पता ना मॉस्किटो से रिलेटेड है, तो आप समझ जाते कि भाई ये जो चीज है ये ना तो ये है बायोडिग्रेडेबल, ना क्या है बायोचार, ना क्या है क्रॉप रेजिड्यू, मेन क्या है वायरल डिसीज को मॉस्किटो द्वारा जो होती हैं उनको बचाना, कंट्रोल करना। ताकि मॉस्किटो में हम ऐसा मेथड डालते हैं कि जो उनकी फर्टिलाइजेशन होती है उससे क्या हो जाते हैं, जो भी मॉस्किटो ये फैलाते हैं, डिसीजेज फैलाते हैं, वायरल डिसीजेज, वो स्टरलाइल हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। तो अगर मॉस्किटो कम हो गए तो फिर बाइट्स कम हो जाएंगी, फिर अपने आप क्या हो जाएगा, वायरल डिसीजेज फैलनी कम हो जाएंगी। दिस इज द मेथड। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आता है तो आता है, नहीं तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड, दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। अगर ये नहीं आता है तो दिस क्वेश्चन हैज टू बी स्किप्ड। अगर ये नहीं आता है तो ये डॉट बॉल देनी चाहिए थी आपको, अगर आपने नहीं सुना है। वैसे जनरली आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हर मैगजीन में ये चीज आती है, वॉल-बचिया मेथड की साइंस में पढ़ते होते हैं आप। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। अब ये पूरा का पूरा दम सीरीज के बेसिस पे है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन, 69 और 70 ये तीनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, जबकि आपने सुने भी नहीं है, पर आप करके आओगे पेपर में। सही होते हैं नहीं देखते हैं, पर करने पक्का है। पहला क्वेश्चन क्या है 68 वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली। पर क्या पूछ रहे हैं तो देख लें। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुने। जब भी पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो, ये ओरिजिनल पेपर है ना यूपीएससी के, ऑलवेज ट्राई कि जब भी पढ़ रहे हैं कीवर्ड्स को सर्कल करते रहें, ताकि क्योंकि आपको झूठ को डिटेक्ट करना है तो यू शुड बी वेरी वेरी क्लेवर एंड अलर्ट कि मैं पकड़ लूं कोई ना कोई वर्ड। या वर्ड क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड। कोई चीज कंसीडर की जा रही है या डिस्कस की जा रही है। एक चीज होती है इट इज अ फुल प्रूफ मेथड, किसी चीज को डिस्कस करना और मेथड में फर्क है ना भाई। इनमें से कौन कौन सी चीजों को कंसीडर किया जा रहा है या डिस्कस किया जा रहा है, बस हो पाएगा नहीं हो पाएगा बाद की बात है। हम भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो अगर हम इसको डिस्कस ही कर रहे हैं, आप मुझे बताओ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं क्या ये लॉजिकल है? अगर ये थोड़े बहुत भी लॉजिकल हुए तो ये डिस्कशन के लायक होंगे?
बस ये देखना है ये लॉजिकल है कि नहीं है। क्या स्टेटमेंट, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्टिक रॉक। मुझे बताओ, रॉक में तुम कार्बन को स्टोर कर सकते हो? बहुत बार सुना है आपने कि रॉक में कार्बन को स्टोर करके धरती पे रखा जा सकता है अगर आपको क्लाइमेट चेंज डील करना है। और दूसरा, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इनटू अबंडेंट सबटेरेन माइंस में कर सकते हो। माइंस में भी कर सकते हो, अगर रॉक्स में कर सकते हो तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड को तुम रॉक में भी और माइंस में भी उनके बीच के स्पेस में स्टोर करके रख सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो भाई? दोनों स्टेटमेंट सिंक में है, पहली और थर्ड, दोनों सही होंगी या दोनों गलत होंगी। और लॉजिक क्या बोल रहा है, डिस्कस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। ओशन में आपने लाइम को ऐड किया, लाइम मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस, हमने लाइम ऐड करके क्या ऐड होती है? लाइम तभी ऐड करते हैं ना सॉइल्स में जब ओशन क्या बन जाता है, एल्कलाइन बन जाता है। क्या इससे आपने भाई लाइम ऐड किया और ओशंस क्या हो गए, एल्कलाइन हो गए, एसिडिक नहीं है। ओशंस क्या है, एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन हो रहे हैं। अब आपको पता है जब ओशन एसिडिक होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो जितने ज्यादा ओशन एसिडिक होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। जब उसको हम एल्कलाइन कर देंगे मतलब उसमें कार्बन और ऐड हो सकती है। कोई सॉल्यूशन एल्कलाइन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जा सकती है, उसको और एसिडिक किया जा सकता है। उसमें अगर पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं जा पाएगी। क्या हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉजिक बैठ रहा है, ऑल थ्री आर करेक्ट। और दूसरा ये सोचते कुछ भी बोला है, क्या इसको डिस्कस कर सकते हो? वर्ड क्या है, डिस्कस या कंसीडर कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कौन कर रहा है कंसीडर? मैं, आप, यूएसए, इंडिया, चाइना, कोई यूनिवर्सिटी वाला, कुछ भी कर सकते हो। ऐसी ऐसी बातें आजकल हो रही हैं जो इंसान सोच भी नहीं पा रहा है, तो इन चीजों को सोचने में क्या दिक्कत है? कैन दिस चीज बी डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर? बिल्कुल डिस्कस की जा सकती है। होती है नहीं होती है बात की बात है। दैट्स व्हाई ऑलवेज सर्कल दोस कीवर्ड्स, इससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें इसमें 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन, एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई एरियल मतलब एयर, हवा, मेटाजिनोमिक्स मतलब जीन की बात हो रही है, मतलब यहां कोई ना कोई एयर और जीन की बात हो रही होगी। अगर मेटाजिनोमिक्स वर्ड क्या होता है, जीन के बारे में इंफॉर्मेशन। जीनोमिक्स मतलब जीन के बारे में इंफॉर्मेशन। यहां जीन को क्या करना है, जीन्स को कैप्चर करना है। मतलब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब जीनोमिक्स का वर्ड यूज होता है, आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था, एक होता है वर्ड एसोसिएशन या एक होता है इटिमोलॉजी। मेटा जीनोमिक्स जैसा पहले वर्ड कभी सुना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यहां भी वर्ड क्या है, जीनोम। मेटा मतलब मेटा वर्ड इज यूज्ड व्हिच इज बेसिकली अ लार्ज स्केल जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम में आप ह्यूमन के जीन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मतलब आप उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जीन्स को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड स्टडी करते हैं। यही करते हैं उसमें, कलेक्ट एंड स्टडी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन देखो, पहले नीचे देखते हैं, सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसेस एंड वाटर बॉडीज। भाई वर्ड क्या है, जीन। हम उसका कौन सा सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या पता, प्लांट और एनिमल का जीन वाला सैंपल कर पा रहे हैं कि नहीं? वर्ड क्या है, जीन। तो यहां जीन आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्लांट और एनिमल के कौन से सैंपल, भाई एनिमल का वेस्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, हमें जीन कलेक्ट करना है। वर्ड में डायरेक्टली क्या लिखा है, जीन। यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल। भाई ब्लड थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, जीन्स की बात होनी चाहिए डायरेक्टली। एक है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट। मतलब जो हैबिटेट के एवियन स्पीशीज हैं उसका हम डीएनए क्या कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहां तक तो सही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीन, पर अकेले एवियन स्पीशीज का, एरियल मतलब बाय, एरियल मतलब होता है एयर का मेथड है। एरियल मतलब एयर का जरिया। एयर इज लाइक नॉट अ एवियन स्पीशीज बट एरियल मींस collecting DNA samples from air in a habitat at one go। तो बेटर ऑप्शन इज ए। तो आपने देखा एरियल मेटाजेनोमिक्स में एयर से कलेक्ट कर रहे हैं, ना कि एवियन। एरियल मींस एयर वाला जो सैंपल है सारा, उसमें सारे आ जाएंगे जो भी स्पीशीज होंगे, बट हम एयर से करेंगे कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर
इन हैबिटेट वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो एवियन स्पीशीज हो, चाहे वो कोई लैंड वाली स्पीशीज हो, पर एयर से करेंगे करेक्ट। और आइडिया क्या है? डीएनए सैंपल्स, ना तो ब्लड सैंपल ना वैसे सैंपल्स। स्पेसिफिक आइडिया क्या है? यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? मेटाजीनोमिक्स। तो वर्ड अगर एसोसिएट करेंगे तो वर्ड है जीन कलेक्ट करने हैं एयर से, एरियल मेटाजीनोमिक्स। आंसर विल बी ए और बी में डाउट आता, पर आपको एरियल का मतलब समझना है कि एयर से, ना कि एयर वाली स्पीशीज। एरियल का मतलब वहां से यूज होता है। अब देखते हैं, ये दोनों हो गए ना, देखें हमारे 68, 69, 70 देख लेते हैं। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डीएनए की बात हो रही है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। और मैं आपको पहले बता दूं, जब ये क्वेश्चन आपस में पहले भी आए थे, जब दो क्वेश्चन में इसका जो अगला पार्ट होता है वही इसका पहले का आंसर भी होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया था। अशोका की 100 घोड़ा इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, या इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था, अभी एक और है। सेम पैटर्न इज एप्लीकेबल हियर आल्सो। अब देखते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए is used in the case of which of the following? Studying the evolutionary relationships among the various species of fauna. बात तो पक्का है, हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। अब माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, इस पे क्वेश्चन मार्क है। बस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू डिवर्स फंक्शनल टिश्यूज, प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, assessing the efficacy of drugs by conducting drug trials। भाई मुझे बताएं, जब आप डीएनए को पढ़ते हैं तो डीएनए का मेन काम क्या होता है? देखना कि कहां से आया है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मतलब आपने जो भी डीएनए इकट्ठा किया, माइक्रो सैटेलाइट मतलब कोई स्मॉल चीज पे हो रहा होगा, स्मॉल लेवल पे। उसका गोल क्या होगा? डीएनए गोल होता है एवोल्यूशन को समझना, या आपके जीन मेकअप को समझना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है, और जीन से क्या समझते हैं कि कौन से ह्यूमंस कैसे डिफरेंट हैं, कौन कौन सी डिसीजेज हैं। तो इंसान के एवोल्यूशन के बारे में ज्यादा होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए अगर हम हिंदी में भी जाके देखें तो आपको समझ में आएगा। दोनों क्वेश्चन ना हिंदी में जाके पढ़ो। एरियल मेटाजीनोमिक्स वैसे लिखा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए वैसे लिखा है, तो हिंदी वाले में काम नहीं बन पाएगा। पर हम ट्राई करेंगे पेपर में कि हम दोनों को हिंदी में भी देखने की कोशिश करें। कई बार हिंदी से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मतलब डीएनए की बात हो रही है, और डीएनए का काम क्या होता है वो हमें पता है, वही क्या होगा? आंसर होगा। माइक्रो सैटेलाइट को मान लेंगे कोई स्मॉल लेवल पे डीएनए को स्टडी करना है। तो वेरियस स्पीशीज ऑफ फोना, तो फ्लोरा एंड फोना होता है, तो फोना बहुत बड़ा है, तो ये देखना कि कैसे कैसे उनका एवोल्यूशन हुआ है। ये बेटर ऑप्शन है। वी विल डू द नेक्स्ट 30 क्वेश्चन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। फिर आपका 2023 वाला पेपर हो जाएगा, देन वी विल गो इनटू 2022 का पेपर। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी, आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होगा कि मैं लिमिटेड नॉलेज से ही पेपर कर पाऊंगा। नॉलेज एक्वायर करना और नॉलेज को अप्लाई करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। एग्जाम की तैयारी करना और तैयारी करने में भी डिफरेंस होता है। एग्जाम के मेथड को डिकोड करके तैयारी करते हैं तो वो एग्जैक्ट एग्जाम की तैयारी होती है, ना सिर्फ तैयारी हो रही होती है। तो दिस सीरीज हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम एंड नॉट जस्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ये फर्क है, इस सीरीज का मोटिव यही है। आया समझ में? विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।